everyone. Today, in conversation with judge, we have Shubhangi ma'am. शुभांगी मैम छत्तीसगढ़ में सिविल जज है। शुभांगी मैम ने एनएलआईयू से अपना ग्रेजुएशन किया था। फिर उन्होंने कॉर्पोरेट जॉब की। उसके बाद उन्होंने नालसार से एलएलएम भी किया। इसके बाद उन्होंने डिसाइड किया दैट शी वांट्स टू प्रिपेयर फॉर जुडिशरी। सो अपना अच्छा खासा कॉर्पोरेट करियर छोड़ के मैम ने सिविल जज की तैयारी की। Shubhangi ma'am, let me welcome you on behalf of Judiciary Gold. Thank you so much for taking time out for us. How are you? कैसे हैं आप? I'm fine. I'm fine, and thank you so much for inviting me on this platform. You're most welcome, ma'am. So the first question is very obvious question, ma'am. आपने एनएलआईयू से पढ़ाई की, एलएलएम किया नालसार से, कॉर्पोरेट जॉब भी किया। आपके पास तो ऑप्शंस की कमी ही नहीं थी। आप चाहे तो एकेडमिक्स में चले जाते, एलएलएम किया था आपने। आप चाहते तो आप कॉर्पोरेट जॉब ही कंटिन्यू कर सकते थे। फिर एक अच्छी खासी नौकरी छोड़ के जुडिशियल सर्विसेज की प्रिपरेशन, ये कैसे हुआ? Actually, मेरे पेरेंट्स भी स्टार्टिंग दोनों पेरेंट्स, माय मदर एंड फादर बोथ आर इन गवर्नमेंट जॉब, एंड फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग आई वाज इंक्लाइंड टुवर्ड्स गवर्नमेंट सेक्टर। कॉर्पोरेट वो एक सिर्फ एक कोइंसिडेंस था कि कैंपस प्लेसमेंट हो गया था, तो मैंने उसको लेना ज्यादा बेहतर समझा कि एक एक्सपीरियंस एक्सपोजर होता है तो वो अपने आप में ही एक एज देगा, क्योंकि वो भी अपने आप में एक वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी ही होगी। आप बाद में इतने एक्सपेरिमेंट्स खुद के साथ नहीं कर सकते हैं एक टाइम के बाद। तो बस एक यही था कि मुझे जुडिशरी में जाना था। एक नेम एंड फेम ऑब्वियसली सबको चाहिए रहता है, एंड इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन कि आप जिस चीज में सेटिस्फाइड हैं आपको वो करना चाहिए। कॉर्पोरेट में आई वाज नॉट वेरी मच सेटिस्फाइड। इट वाज अ ड्रीम जॉब फॉर मी एज वेल। लाइक जब कैंपस हुआ था तो सीनियर्स का भी पहले हुआ था, तो जब उन सीनियर्स का उसी कंपनी में हुआ तो आई वाज लाइक कि नहीं नहीं, मुझे भी इसमें जाना है। एंड आई वाज लकी इनफ कि हाँ मेरा उसमें ही हुआ था, तो दैट वाज आल्सो अ ड्रीम जॉब फॉर मी। बट ठीक है, एक एक्सपोजर लेके मैंने उसको छोड़ना बेहतर समझा, क्योंकि मुझे ये ज्यादा वर्दी लगा था। तो इट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन। आप जिस चीज में आप सेटिस्फाइड हैं तो आपको डेफिनेटली वो करना चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा। बिल्कुल पैशन फॉलो करो अपने पैशन को, भले ही वो कॉर्पोरेट जॉब हो या फिर जुडिशियल सर्विस हो, व्हाटएवर इट इज, या व्हाटएवर वर्क्स फॉर यू। डेफिनेटली। बिल्कुल ठीक। मैम, जो दूसरा क्वेश्चन है वो भी थोड़ा रिलेटेड ही है। तो पहली चीज तो ये कि क्या मोटिवेट किया आपको जुडिशियल सर्विसेज के लिए? लाइक व्हाट वाज द थॉट बिहाइंड जॉइनिंग जुडिशियल सर्विसेज? क्या आपको लगा कि मेरी लाइफ में ये मिसिंग है और ये मुझे चाहिए है, जिसकी वजह से मुझे जुडिशियल सर्विसेज करना है? क्या कोई ऐसी थॉट था कि आपको लोगों के बीच में जस्टिस करना है, या फिर कोई ऐसा थॉट था, या फिर गवर्नमेंट जॉब, अच्छा सेटल्ड करियर? What was the thought about the motivation behind joining these services? एक एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि मुझे स्टार्टिंग से गवर्नमेंट जॉब में ही जाना था, हाँ। एक सेटल्ड लाइफ चाहिए थी। एंड मेट्रो लाइफ, चूंकि मैंने मुंबई में ही जॉब की है तो मुझे उतना ज्यादा नहीं पसंद आई थी। इंटर्नशिप्स भी की हैं, कॉलेज में सब लोग ही करते हैं, तो इंटर्नशिप्स के टाइम पर ही आप एक माइंडसेट बिल्ड कर लेते हैं बिल्कुल कि बिल्कुल। आगे आपको किस चीज में जाना था। तो उस टाइम ही मुझे समझ तो आ गया था कि कॉर्पोरेट इज नॉट माई कप ऑफ टी। बट स्टिल मैंने सोचा कि ठीक है, अगर आपको एक एक्सपोजर एक एक्सपीरियंस मिल रहा है तो डेफिनेटली लेना चाहिए, क्योंकि आप कुछ भी करते हैं आपकी पर्सनालिटी में वो चीजें रिफ्लेक्ट होती हैं। बीट एनीथिंग, अगर आप 6 महीने का कोई कोर्स भी कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ तो सिखा कर जाएगा। तो बिल्कुल ठीक मेरा बताया। भी यही था कि ठीक है, अगर करना है तो ऑब्वियसली जाना चाहिए। और जुडिशरी ऑब्वियसली कि सबको ही पता है कि जुडिशरी में जितना रिकॉग्निशन मिलता है वो अगर आप कॉर्पोरेट में 50 लाख का भी पैकेज हो तो भी इतना नहीं मिल पाता है। तो बिल्कुल ठीक बोला मैम आपने, बिल्कुल ठीक, परफेक्ट। सो मैम, थोड़ा प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी के बारे में बताइए अपना। तो मतलब आपने कितने साल प्रिपेयर किया, या फिर प्रिपरेशन की कैसे आपने? पहले तो ये बताइए कितना टाइम आप डिवोट करते थे। जो हमारे स्टूडेंट्स जो एक क्वेश्चन बार बार हमसे पूछते हैं, वही क्वेश्चन मैं भी आपसे पूछना चाहती हूँ। तो हमारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि क्या मेंस के लिए अलग प्रिपरेशन करनी चाहिए, प्रीलिम्स के लिए अलग प्रिपरेशन करनी चाहिए, और इंटरव्यू के लिए अलग प्रिपरेशन करनी चाहिए, या फिर मेंस की जब आप प्रिपरेशन करते हैं तभी प्रीलिम्स की तो प्रिपरेशन हो ही जाती है? सो आपने कैसे प्रिपेयर किया, कितना टाइम दिया?
मैंने स्टार्टिंग से ऐसे नहीं किया था कि मुझे अभी प्रीलिम्स के लिए पढ़ना है, अब मेंस के लिए पढ़ना है। 2019 ऑनवर्ड से मैंने स्टार्ट की थी प्रिपरेशन आफ्टर कंप्लीटिंग माय एलएलएम डिग्री। तो स्टार्टिंग में जब मैंने स्टार्ट किया था तब मैं एग्जाम ओरिएंटेड ना होकर थोड़ा सा सब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच रखती थी कि ये सब्जेक्ट पे मुझे कमांड चाहिए है ना। स्टेप बाय स्टेप एक एक सब्जेक्ट उठाती थी। एक सब्जेक्ट उठाया, उसको पढ़ा अच्छे से, उसके प्रीवियस ईयर्स के प्रीलिम्स के ऑब्जेक्टिव्स देखे, साइमल्टेनियसली उसके मेंस के क्वेश्चंस भी देखे, है ना। तो फिर उसको हमेशा जब आप ऐसे प्रीवियस ईयर्स के देख के खुद के एक फिर स्ट्रैटेजी बिल्डअप करती कि इस सब्जेक्ट में आपको ऐसे आगे बढ़ना है। तो सिमिलरली मैंने भी यही किया था, सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट चली थी, देखा क्या क्या पूछा गया है, किस टाइप से प्रिपेयर करना है, एक्स्ट्रा चीजें क्या क्या करनी है। तो फिर उसी टाइम पर ही प्रीलिम्स के लिए अलग साथ में करती गई कि ऑब्जेक्टिव्स ऐसे ऐसे आते हैं, इस सेक्शन से ये बनता है, यहाँ से ये बनता है, यहाँ से मेंस का ये क्वेश्चन बनता है। तो साइमल्टेनियसली नोट्स भी प्रिपेयर करती गई थी तभी के तभी। तो और ऐसा मैंने हर एक एक सब्जेक्ट में किया। तो जब 12 के 12 सब्जेक्ट्स, अगर एमपी की बात की जाए तो 12 सब्जेक्ट्स होते हैं, वो प्रिपेयर हो गए। तो फिर एक बार जब आपका ये एक ब्रॉडर वो एक मैप तैयार हो जाता है, उसके बाद फिर आती हैं आपकी प्रिपरेशन स्टेजेस की। अब प्रीलिम्स का नोटिफिकेशन आ गया है तो चलो ठीक है, अब प्री ओरिएंटेड ज्यादा पढ़ते हैं, ऑब्जेक्टिव लगाते हैं, मॉक टेस्ट देते हैं। मेंस आ गया है तो मेंस में फिर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, जजमेंट राइटिंग एंड ऑल दीज थिंग। तो ये सब स्टेजेस आती हैं जब आपके नोटिफिकेशन के बाद की। लेकिन नोटिफिकेशन के पहले जो है तो वो आपको हर एक एक चीज पर फोकस करना चाहिए। जैसे मैंने भी ट्रांसलेशन हुआ, जजमेंट राइटिंग हुई, तो एक भी चीज आपकी मिसिंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक एक नंबर काउंट होता है एट द एंड ऑफ द डे। तो मैंने सारे सब्जेक्ट्स पर फोकस किया, ये नहीं कि सिर्फ लॉ ही पढ़ रहे हैं। तो जो नोटिफिकेशन के पहले का टाइम होता है वो आपका एक बेस बिल्ड करता है। तो अगर आपका वो स्ट्रांग हो तो नोटिफिकेशन का बाद वाला टाइम बहुत इजीली जाता है। आपको पहले से पता होता है कि मुझे 2 महीने मिलेंगे प्रीलिम्स के लिए, मुझे उसमें क्या करना है। मेंस के लिए 1 महीने मिलेगा, 40 दिन मिलेंगे, वट एवर टाइम यू गेट, आपके पास एक स्ट्रैटेजी पहले से प्रिपेयर रहती है कि मेरे पास नोट्स ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हैं, मुझे अब बस ये रिवीजन करना है। जजमेंट राइटिंग की प्रैक्टिस मैंने कर रखी है, एक बार थोड़ा सा ब्रशअप करना है चीजों को, ट्रांसलेशन भी पहले से कर रखा है, एक बार थोड़ा सा देखना है। तो मेन आपका वही रहता है कि नोटिफिकेशन के पहले आप पूरी तरह से अपने आप को प्रिपेयर्ड रखें, किस चीज के लिए, कि नोटिफिकेशन के बाद क्या करना है। तो मेरा भी यही था कि ऐसे अलग अलग तो नहीं किया था, सारी चीजें साथ में की थी। फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा वैसे देखा था कि प्री आ गया तो प्लीज मैं ज्यादा टाइम दे रही हूँ, लेकिन मेंस के लिए अगर कुछ मुझे लग रहा है कि मेरी ये चीज वीक जा रही है, ये सब्जेक्ट के मेरे आंसर्स सही नहीं जा रहे हैं, इनके नोट्स को थोड़ा सा इम्प्रोवाइज करना है, तो बीच बीच में थोड़ा थोड़ा टाइम मैं उनको डिवोट करती रहती थी। तो मैंने तो इसी तरह से फॉलो किया था, बाकी फिर सबके अपनी अपनी स्ट्रैटेजीज होते हैं। मैम, तो आपको ये सारी चीजें करने में ब्रॉडली कितना टाइम लगा? साल भर, 6 महीने? क्योंकि सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी, फिर उसके बाद नोटिफिकेशन के बाद हर स्टेज वाइज स्ट्रैटेजी, तो पूरे सब्जेक्ट्स कंप्लीट करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क होता है। तो आपको ट्रू मेजरली दैट। कितना समय लगा? मेजरली मुझे तो जैसे उस टाइम पे जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो मुझे एक रफ आइडिया था कि विद इन 4-5 मंथ्स नोटिफिकेशन आ जाएगा। वो तो ये था कि कोविड की वजह से चीजें काफी डिफरेंट हुई, जैसा हमने कभी सोचा भी नहीं था। तो वही था कि अगर आपके पास कम टाइम है तो फिर आप उस उतने टाइम में भी कर ले जाते हैं। तो इट डिपेंड्स कि आपके पास टाइम स्लॉट कितना अवेलेबल है, फिर आप उतने टाइम में आप कितना, आप अच्छे से कितना प्रिपेयर कर पा रहे हैं। मेरे लिए 7 to 8 मंथ्स ऐसा हो गया था कि मेरा बेस एक बिल्डअप हो गया था। मेरे पास मेंस के लिए एक रफ नोट्स प्रिपेयर थे, वो तो क्योंकि लास्ट लास्ट तक इम्प्रोवाइज होते जाते जब तक हाँ। आप एग्जाम देने नहीं जाओ। तो एक रफ नोट्स प्रिपेयर थे, जजमेंट राइटिंग का भी एक रफ आइडिया था कि अगर पेपर कल हो जाए 15 दिन बाद, तो मैं ऐसे नहीं हूँ कि मुझे कुछ भी नहीं आता है। तो 7 to 8 मंथ्स मेरे हिसाब से थोड़ा सा लग जाता है एक बेस बिल्ड करने में। फिर अगर आपका बेस स्ट्रांग है तो फिर उसके बाद कोई इशू नहीं आता है। आप किसी भी स्टेट इनफैक्ट दूसरी स्टेट्स का भी एग्जाम दे रहे हैं तो फिर आप इजीली कर सकते हैं, क्योंकि पढ़ते पढ़ते आपको समझ आने लगता है कि कैसे पढ़ना है, कैसे आगे बढ़ना है। तो यही रहा। इसी से रिलेटेड मैम नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि हम्म। एक क्वेश्चन जो अगेन स्टूडेंट्स बहुत फ्रीक्वेंटली हमसे पूछते हैं, वो ये है कि क्या एक टाइम पे एक ही स्टेट की प्रिपरेशन करनी चाहिए या फिर एक टाइम पे मल्टीपल स्टेट्स को ध्यान में रखना चाहिए। जैसे कोविड के बाद तो अब वैकेंसीज की भरमार आ चुकी है, हरियाणा, राजस्थान, हम्म। मध्य प्रदेश, यूपी या दिल्ली भी आ सकता है। तो ऐसे में जब इतनी सारी नोटिफिकेशंस आ रही हैं, तो क्या एक स्टूडेंट को अपना ध्येय एक पर्टिकुलर स्टेट पे ही रखना चाहिए? क्या उसे सारा ध्यान एक स्टेट पे रखना चाहिए, या फिर मल्टीपल स्टेट्स की प्रिपरेशन एक साथ की जा सकती है? इट्स डुएबल? एक्चुअली इट इज डुएबल, बट आई वुड से कि जैसे सब लोग अपना होम टाउन ही प्रेफर करते हैं। मैं भी, चूंकि मैं एमपी को बिलोंग करती हूँ, मेरा भी मेन फोकस वाज मध्य प्रदेश जुडिशियल सर्विसेज। लेकिन ठीक है, आप एक जगह स्टक होके भी नहीं रह सकते, यू शुड बी फ्लेक्सिबल, लेकिन इतना भी नहीं कि आप हर जगह हाथ मार रहे हैं, जो भी नोटिफिकेशन निकल रहा है भरे जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि अपन फोकस नहीं कर पाते हैं एक जगह। लेकिन हाँ, हम थोड़ा सा सिलेक्टिव हो सकते हैं, दो तीन स्टेट्स को पिक कर सकते हैं अपना प्रूडेंस यूज करके कि आपका सिलेबस क्या है, क्या आप फ्यूचर में उस स्टेट में आपको रहना ठीक लगेगा, आपके होम टाउन के आसपास है, आपके पेरेंट, मतलब सारे फैक्टर्स को कंसिडर करके थोड़ा सा आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि हाँ। जैसे मैंने एमपी के लिए प्रिपेयर कर रही थी, तो छत्तीसगढ़ चूंकि अपना नेबरिंग स्टेट है, तो मुझे ठीक लगा था कि ठीक है, एमपी का जब तक एग्जाम नहीं आ रहा है, अगर उसके पहले छत्तीसगढ़ का नोटिफिकेशन आ गया है, तो व्हाई नॉट, आई एम अ जुडिशरी एस्पिरेंट नो। तो ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ यहीं ही रहना है, और एग्जाम अगर आ रहा है तो डेफिनेटली यू शुड प्रिपेयर फॉर इट, यू शुड गो फॉर इट। लेकिन थोड़ा सा स्मार्ट डिसीजन लेके कि आपका सिलेबस थोड़ा सा मैच करे, आपकी जो मेन फोकस, जो आपका मेन स्टेट है, उसकी प्रिपरेशन हैम्पर ना हो। अगर ऐसा होता है तो फिर आप डेफिनेटली 2-3 स्टेट्स, नेबरिंग स्टेट्स पे फोकस कर सकते हैं, उसमें कोई वो नहीं है। क्योंकि हमें नहीं पता कि आप जिसमें प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें हो या ना हो सकता डेस्टिनी में कोई दूसरी स्टेट ही लिखा हो। तो ट्राई करने में कोई बुराई नहीं है, करना चाहिए। ओके मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन कि एज अ जुडिशियल एस्पिरेंट आप बहुत सारी चीजों को अपनी लाइफ में होल्ड पे रख देते हो। जब आप किसी एक चीज की तैयारी कर रहे हो, जब आप किसी एक एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आप बहुत सारी चीजों को होल्ड पे रख देते हो। जैसे आपने भी बहुत सारे सैक्रिफाइसेस किए होंगे, कई रिश्तेदारों की शादी छोड़ी होगी, कई जगहों पे आना जाना छोड़ा होगा। तो ऐसे में कभी कभी एक फेलियर, या फिर जैसे अभी लास्ट 2 इयर्स तक वैकेंसीज ही नहीं आ रही थी, तो एस्पिरेंट्स वर स्टक कि अब क्या करें। हम सब कुछ छोड़ के तैयारी करने बैठे हैं, और अब वैकेंसीज ही नहीं आ रही है, और अब एक के बाद एक के बाद एक इतनी सारी वैकेंसीज आ रही है, तो नाउ दे आर ओवरवेल्म्ड। तो आपने खुद को कैसे मोटिवेटेड रखा? आपने खुद के लिए क्या ऐसा आपका क्या ऐसा मंत्रा था जो आपने फॉलो किया कि मैं अगर बैठी हूँ प्रिपरेशन के लिए, तो अब मैं जज बन के ही दम लूंगी, इसके अलावा मुझे बाकी चीजों से अब इतना मतलब नहीं है। तो वो एक आपका डिटर्मिनेशन और एक पेशेंस, ये दो चीजें ही होती हैं। अगर अगर आपने ठाने, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे लिए था, ऐसे फेजेस मेरे लिए भी आते थे, लाइक 2 साल हो गए, कोविड चल रहा है, नोटिफिकेशंस आ रहे हैं, फॉर्म भर दिया है, डेट आ गई है, लेकिन एग्जाम्स नहीं हो रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि सबको लगता है कि यार इससे अच्छा तो ये कर लेते, इससे अच्छा तो ये कर लेते, टाइम वेस्ट हो रहा है। ठीक है, लेकिन वो 2-3 दिन का फेज होता था, मैंने भी फेस किया है। फिर अपन इधर उधर बात करते हैं, खुद को फिर से समझा लेते हैं कि नहीं, जब इतना रखा है, 4 महीने पेशेंस रखा है तो 2 महीने और सही, 1 साल रखा है तो 1 साल और सही। ऐसे कर करके थोड़ा थोड़ा सा आगे बढ़ते गए, तो थोड़ा ठीक था। मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं लगता है, सबको लगता है, सब लोग ये फेस फेस सबके गो थ्रू करते हैं। लेकिन वही है कि आपको सेल्फ मोटिवेटेड रहना पड़ता है, और टॉक टू योर फ्रेंड्स, पेरेंट्स की क्या करे क्या करे, तो कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई थोड़ा बहुत समझा देता है। अगर जब हम थोड़ा सा ऐसे रहते हैं कि नहीं, आगे बढ़ना चाहिए, जब इतना वेट किया है तो डेफिनेटली करना चाहिए। और मेरे लिए ये था कि मैं थोड़ा सा सोच लेती थी कि मैंने इस चीज के लिए शायद अपनी जॉब को छोड़ा था, मैंने इस चीज के लिए, चूंकि एलएलएम के बाद ये मेरे पास एकेडमिक्स का ऑप्शन भी था, नेट क्वालिफाइड भी मैंने कर रखा था, तो मेरे पास एक ऑप्शन था कि एकेडमिक्स ज्वाइन कर लूं। तो मैंने वो भी नहीं किया था, इस चीज को होल्ड पे रखे कि नहीं, एक बार एक अपना 100% देना बनता है, एक अटेम्प्ट तो देना है, उसके बाद फिर ये सब चीजें सोचेंगे। तो बस एक यही था कि थोड़ा और करके अपने आप को पुश करते रहते थे कि जब इतना वेट किया तो थोड़ा और सही।
तो सबके साथ ही ऐसा होता है, तो सबको करना चाहिए, सब करते भी हैं, जितने एस्पिरेंट्स हैं सब लोगों ने ही देखा है एंड उनने सबने पेशेंस रखा है। ट्रू ट्रू। मैम, अभी एमपी सिविल जज का मेंस का रिजल्ट आउट हो गया है, इंटरव्यू की डेट शेड्यूल हो गई है, तो इंटरव्यू के एक्सपीरियंस के बारे में कुछ बताइए। कैसा था आपका इंटरव्यू का एक्सपीरियंस, और किस तरह के सवाल आपसे पूछे गए, अगर आप कुछ शेयर कर सके तो। छत्तीसगढ़ का इंटरव्यू तो मेरा काफी अच्छा था, पैनल वाज वेरी नाइस, मतलब ऐसा काफी कंफर्टेबल फील कराया उन्होंने सारे स्टूडेंट्स को जितने भी थे वहां पर। और काफी लाइट क्वेश्चंस ही पूछे थे, थोड़ा बहुत ये सब पूछा था कि आपने चूंकि मुंबई में जॉब किया है तो आप छोटे छोटे शहरों में कैसे रहेंगे, कैसे मैनेज करेंगे, जब यहीं आना था तो कॉर्पोरेट जॉब क्यों किया, फिर क्यों छोड़ दिया। तो ये कुछ टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जो बहुत ही कॉमन होते हैं, जैसे जब हम इंटरव्यू की प्रिपरेशन करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि हम चार लोगों से पूछते हैं जिन लोगों ने इंटरव्यू फेस किया हुआ रहता है, तो वो लोग हमें ऑलरेडी बता देते हैं कि ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, तो अपन उनके आंसर से एक माइंडसेट में लेकर जाते हैं कि हमें ये आंसर करना है, ये देना है। और ये बेटर होगा कि अगर आप जितने जेन्यून आंसर देंगे उतना आपके लिए बेटर होगा, क्योंकि आप जो भी बोलेंगे आपकी पर्सनालिटी में रिफ्लेक्ट होगा। वो इतने हाई कोर्ट जजेस रहते हैं, इतने एक्सपीरियंस्ड होल्डर रहते हैं वहां पर, अगर आप उन्हें कुछ भी मिस करोगे दे वुड ग्रिल यू फॉर दैट, उन्हें समझ आ जाएगा कि नहीं ये यहाँ पर ये हमें चला रहा है, झूठ बोल रहा है। तो ट्राई टू बी जेन्यून, कि जो है आपका आप वही आंसर करो, ट्रू आंसर करो। और रिगार्डिंग लॉ, अगर आता है, लॉ के क्वेश्चंस भी पूछते हैं, लाइक पर्सनल क्वेश्चंस पूछते हैं, लॉ के क्वेश्चंस पूछते हैं, आप जिस स्टेट को बिलोंग करते हैं उससे पूछते हैं, जिस शहर से हैं वहां के बारे में पूछते हैं। तो अगर लॉ के क्वेश्चंस अगर आते हैं तो उनको बहुत ही अच्छे से आंसर करिए, नहीं आते हैं तो उसमें भी कोई बुराई नहीं है, आप उनको बोल सकते हैं कि सॉरी सर, आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट, और याद था तो भी मैं भूल गई या कुछ भी। तो उसमें भी कोई बुराई नहीं है कि अगर आप सोचो कि अरे 10 क्वेश्चन में से 5 ही आंसर किए, लेकिन जो आंसर दो वो आपको फुल कॉन्फिडेंस के साथ देना है। तो और मेरे साथ ये था कि चूंकि कॉलेज में हमेशा वाइवा होता था हर एक ट्रेमिस्टर के बाद, एनएलआईयू में वी यूज टू हैव ट्रेमिस्टर सिस्टम उस टाइम पे, तो एक साल में 3 वाइवा, 5 साल में 15 वाइवा, 15 वाइवा में 15 अलग अलग पैनल्स को फेस किया है। तो फिर उससे एक आपका जो नर्वसनेस होती है वो सब चीजें फिर धीरे धीरे करके खत्म हो जाती हैं, कि ठीक है नए लोगों को ऑलरेडी फेस किया है, आंसर्स ऐसे किए हैं। लेकिन अगर जिन्हें नहीं किया है तो मॉक इंटरव्यूज इसमें काफी हेल्प करते हैं, जितने मॉक इंटरव्यूज देना है उतना देना चाहिए, जब तक आप खुद में कॉन्फिडेंट ना हो जाओ कि नहीं नाउ आई एम प्रिपेयर्ड, अब मैं फुल कॉन्फिडेंस के साथ जाकर वहां बोल सकता हूँ। तो अगर आपने नहीं ऐसे पहले किया है तो मॉक इंटरव्यूज के थ्रू आप अपना कॉन्फिडेंस गेन कर सकते हैं, काफी हेल्प करता है वो वहां पर। वैसे भी अगर आप मेंस क्वालिफाई कर चुके हैं तो इतनी तो बात तय ही है कि आपको लॉ तो आता है। इट्स जस्ट दैट कि वो हाँ बोलने की ऑब्वियसली। प्रैक्टिस के लिए आपको मॉक इंटरव्यूज की बहुत जरूरत पड़ती है, क्योंकि कितने भी हाँ अच्छे हाँ से प्रिपेयर्ड हो, वहां पे उस दिन उस हाँ कुर्सी में जाके घबराहट तो होती है, डर तो लगता है। हाँ, क्योंकि वो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आपसे क्या पूछ सकते हैं, तो मॉक में आपको ऐसे पता चल जाता है कि ऐसे पूछ सकते हैं, कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हो जाते हैं जो हमने प्रिपेयर्ड नहीं किए हैं, लेकिन ठीक है अगर हमें उनको भी आंसर करना रहता है तो मॉक से काफी कुछ चीजें हमें क्लियर हो जाती है। और मेन चीज होता है आपका वहां पर कॉन्फिडेंस, आप सही बोलो गलत बोलो, अब आप हर आंसर में उनको सेटिस्फाइड तो नहीं कर सकते, इनफैक्ट पर्सनल क्वेश्चन में भी, लेकिन आप खुद को सेटिस्फाई कर सकते हैं कि नहीं मैं जो बोल रही हूँ वो सही है। तो वही है कि मॉक इज द ओनली मंत्रा फॉर इंटरव्यू। ट्रू ट्रू, अग्रीड। हाउ हैज योर लाइफ चेंज्ड आफ्टर बिकमिंग अ जज? क्या कुछ चेंजेस आए हैं, अगर कुछ आए हैं तो? अभी खैर पोस्टिंग नहीं हुई है तो अभी तो बड़े चेंजेस आना बाकी है, पर कैसा लग रहा है आपको? कैसा लग रहा है? कुछ बदलाव हुआ, कुछ जीवन में कुछ बदलाव आए? हाँ ऑब्वियस सी बात है कि आप जब कुछ भी अचीव करते हो, बी इट अ स्मॉल थिंग और बिग थिंग, तो अब चूंकि जुडिशरी एक ऐसा एग्जाम है जो सबके लिए काफी एक ड्रीम टाइप का भी होता है, मेरे लिए भी था, तो ऑब्वियस सी बात है खुशी तो होती ही है। और जो मेन चीज होती है जो सबको ही अच्छी लगती है वो एक रिकॉग्निशन होता है, सबसे इतना रिकॉग्निशन मिलता है, एंड सबसे ज्यादा कि आपके पेरेंट्स इतना ज्यादा खुश होते हैं कि वो चीज फिर अपने आप में ही फुलफिलिंग होती है कि अपन इतने ज्यादा खुश
खुद भी नहीं होते हैं जितने ज्यादा पेरेंट्स होते हैं, क्योंकि हम कहीं ना कहीं प्रिपरेशन के फेज में अपने आप को इमेजिन कर लेते हैं कि रिजल्ट आएगा, ऐसा होगा, हम खुश होंगे, तो वो चीज हमारी थोड़ी सी कम हो जाती है। लेकिन पेरेंट्स के लिए ये एकदम से बहुत बड़ी चीज हो जाती है, पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स के लिए भी। तो बस यही है कि सबको बहुत प्राउड फील होता है एंड एवरीबडी अराउंड यू इज हैप्पी कि हाँ चलो इतना अच्छा किया है। पीपल लाइक ऐसे एग्जांपल्स देते हैं अपने बच्चों की कि अरे दीदी से पूछो, दीदी से सीखो, दीदी जैसा बनो। तो ये अपने आप में ही फुलफिलिंग होता है, भले ही ये शॉर्ट टर्म होता है, तो अच्छी ही लगता है, ऑब्वियसली बात है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वन लास्ट मैसेज फॉर जुडिशरी गोल्ड स्टूडेंट्स। सबसे पहले तो ये है कि पहले तो आप ये डिसाइड करो कि आपको करना है या नहीं है। मैंने काफी लोगों को देखा है जो सिर्फ एक टाइम पास की तरह करते हैं हम्म। कि चलो ठीक है एक ट्राई करके देखते हैं, होता है तो ठीक है। अगर आप ट्राई करोगे तो वो फिर आपका ट्रायल ही रहेगा हमेशा। लेकिन अगर आप एक पूरा डिटरमाइंड माइंड के साथ करते हैं कि नहीं मुझे करना ही है, चाहे इसके लिए मुझे एक मतलब अपने नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, वो आप अपने एक गोल सेट करके रखते हैं कि चलो एक हुआ, दो हुआ, ये नहीं कि लगे जा रहे हैं या फिर पूरा इसी में ही पूरा टाइम बर्बाद कर दिया। एक आप अपना गोल सेट करके रख सकते हैं कि चलो एक बार तो 100% देना ही, नहीं हुआ तो दूसरी बार देंगे, तीसरी बार। बट एक बस वही है कि गोल अपना सेट करके रखो, दृढ़ निश्चय होना चाहिए, कुछ भी चीज करो दृढ़ निश्चय होना चाहिए। लाइक मैंने भी जब प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, मैंने एकदम ही सोच रखा था कि नहीं मुझे निकालना ही है। इफ एंड बट्स कुछ नहीं, कुछ भी जो भी जितने भी डिस्ट्रैक्शंस आ रहे हैं वो सब साइड में, अभी ये चीज प्रायोरिटी पे है। तो फिर जब आप एक बार ऐसा सोच लेते हैं तो अपने आप से ही चीजें आपके फेवर में जाती रहती हैं। जैसे मेरे साथ भी ऐसा होता है कि छत्तीसगढ़ का प्री मेंस हो रहा है, साथ में एमपी का मेंस की डेट क्लैश कर रही है, फिर छत्तीसगढ़ का इंटरव्यू और एमपी के मेंस, लाइक हाँ ऐसे कुछ कुछ बहुत सारे बीच बीच में इश्यूज हुए थे कि क्योंकि एमपी छत्तीसगढ़ में हमेशा ऐसा होता है कि ये लोग डेट्स क्लैश करवाते ही हैं। तो ऐसा हुआ था, तो वो फेजेस ऐसे रहते हैं कि ठीक है उस टाइम पे लगता है क्या करे क्या करे, लेकिन फिर एट द एंड ऑफ द डे जो चीजें होनी होती हैं, चीजें हमेशा फेवर में ही गई हैं कि चलो ठीक है इसकी डेट आगे बढ़ गई या उसकी चेंज हो गई, हाँ। इस तरीके से हुआ है। तो बस बेसिक मंत्र यही है कि आप एक, सबसे मेन चीज होती है वो डिटर्मिनेशन होता है, दृढ़ निश्चय अगर आपने कर लिया है कि नहीं करना है तो आप बिल्कुल उस चीज को करिए एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ कि हाँ मैं कर सकती हूँ। और फिर उसी उसमें एक राइट डायरेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हमें उसमें आगे बढ़ना है। क्योंकि काफी लोग ऐसे होते हैं कि सिर्फ करते जा रहे हैं, हार्डवर्क करते हैं, सब लोग करते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ कुछ लोगों का हार्डवर्क रिफ्लेक्ट नहीं हो पाता है। रीजन बिहाइंड कि उनका डायरेक्शन एक सही नहीं हो पाता है। तो बेसिकली ये है कि हमें हार्डवर्क भी करना है, एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ भी आगे बढ़ना है, लेकिन एक राइट डायरेक्शन इज व्हाट इज ऑल इट मैटर्स, है ना। तो उसके लिए है मेन कि आप अपने सीनियर्स, मेंटर्स सबसे कंसल्ट कर करके पढ़ें। फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैंने भी हमेशा बिना फीडबैक के कभी पढ़ाई नहीं की। अगर मैं एक आंसर भी लिखती थी तो मैं किसी ना किसी से उसको चेक कराती थी कि ये सही लिखा है या नहीं लिखा है। तो फीडबैक के साथ में ऐसे ही आगे बढ़ते जाएं तो डेफिनेटली विल गेट इट। तो दिस इज अ वेरी गुड मैसेज फॉर ऑल ऑफ द जुडिशरी एस्पिरेंट्स कि अगर आपने सोच लिया है, पहली चीज तो ये कि खुद से पूछें कि क्या सच में आपको यही करना है। एग्जैक्टली। और अगर यही करना है तो फिर इफ्स एंड बट्स को हटा दीजिए और लग जाइए तैयारी में। इस साल नहीं तो अगले साल तो जज बन के ही रहेंगे और बन ही जाएंगे। ऐसा दृढ़ निश्चय ट्रू रखिए दैट। कि आपकी तैयारी में कोई कमी ना रहे। सो थैंक यू सो मच मैम फॉर बीइंग विद अस, थैंक यू सो मच फॉर दिस कॉन्वर्सेशन। इस कॉन्वर्सेशन से हमारे एस्पिरेंट्स को बहुत हेल्प मिलने वाली है। उनको जो भी क्वेश्चंस होते हैं, जो भी डाउट होते हैं, आपने उनको इतने अच्छे से, इतने फ्लुइडली, सिंपल तरीके से समझा दिया है, चाहे वो प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी से रिलेटेड हो, चाहे वो टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड हो। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस कॉन्वर्सेशन एंड वी विश यू ऑल द लक फॉर एवरीथिंग दैट यू डू। थैंक यू सो मच एंड आई विश ऑल द स्टूडेंट्स ऑल द बेस्ट। सब लोग अच्छे से प्रिपरेशन करें और जल्दी से जुडिशरी क्रैक करें। थैंक यू मैम।